अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा। कल हमने पॉलिटिकल साइंस के दूसरे यूनिट का एक हिस्सा पढ़े थे, अब दूसरा हिस्सा पढ़ते हैं। अब उसमें पढ़ते हैं हम सियासी मसाइल इन पॉलिटिकल इश्यूज़ के बारे में। आलमगीरियत के ज़िम्न में इन सियासी मसाइल पर तवज्जो मरकूज़ की जाती है। सबसे पहले क्या है, जमहूरियत की अहमियत यानी इम्पोर्टेंस ऑफ डेमोक्रेसी। 1989 में मशरक़ी यूरोप का इनकलाब और सोवियत यूनियन के बिखराव को कम्युनिज़्म का ज़वाल समझा जाता है और ये भी माना जाता है कि दुनिया जमहूरी सियासी निज़ाम की तरफ जा रही है और शराकती रियासत पार्टिसिपेटरी स्टेट, शहरी मरकूज़ हुक्मरानी और अच्छी हुक्मरानी जैसी इस्तिलाहात हमें अहमियत हासिल करती जा रही है। आज शराकती रियासत का तस्वुर रिवायती जमहूरी तर्ज अमल से बहुत आगे निकल चुका है, क्योंकि रिवायती जमहूरी निज़ाम में तमाम फैसले अक्सरियत की बुनियाद पर किए जाते हैं, लेकिन शराकती रियासत में समाज के हर तबके को पॉलिसी साजी के अमल में मौका दिया जाता है। शहरी मरकूज़ हुक्मरानी और अच्छी हुक्मरानी में पूरी तवज्जो हुकूमत के चलाने में शहरी समाज के किरदार व अमल पर दी जा रही है। इसके बाद रियासत का मकाम, पोजीशन ऑफ स्टेट। ये कहा जाता है कि अब रियासत की कदर व अहमियत दिन ब दिन कम होती जा रही है। रियासत की बुनियादी खुसूसियत खुद मुख्तार इक़्तिदार आला है और ये तस्वुर रियासत के दायरे इख्तियार से मरबूत होता है। रियासत का हक व इख्तियार है कि अपनी हुदूद में अपना कानून बनाए। इक़्तिदार आला को अंदर और बाहर दोनों जानिब से चैलेंज किया जा रहा है। बैरूनी चैलेंज बैनुल-अक़वामी क़वानीन में इजाफा होने, इलाक़ाई माशी तंजीमों के रूस से बाजार की आलमगीरियत से माहौलियाती और इंसान दोस्त उमूर की वजह से पेश आ रहे हैं, जबकि कौमी इत्तिफ़ाक़ राय के ज़वाल से नस्ली कौमियत में इजाफा होने से गैर सियासी एक्टर्स, गैर रियासती एक्टर्स की फ़आलियत से अंदरूनी जानिब से चैलेंज का सामना खुद मुख्तार इक़्तिदार आला को करना पड़ रहा है। आज दुनिया में माहौलियात, जिन्स और इंसान दोस्त मसाइल वगैरह ने मरकज़ी अहमियत हासिल कर ली है। उनसे भी खुद मुख्तारी को मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसके बाद गैर रियासती अदाकार यानी शहरी समाज, सिविल सोसाइटी की अहमियत की वजह से गैर रियासती अदाकारों को अहमियत हासिल हो रही है। बहुत सी रज़ाकार अंजुमनें और गैर सरकारी तंजीमें शुरू हो गई हैं। आज सिर्फ हुकूमतों के दरमियान ही बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात नहीं होते हैं, आज सिर्फ हुकूमतों के दरमियान ही बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात नहीं होते, बल्कि गैर रियासती इदारों के दरमियान भी बहुत गहरे और अच्छे ताल्लुकात होते हैं। इन ताल्लुकात की वजह से इंसान दोस्त मसाइल हल किए जाते हैं। इन अंजुमनों के अलावा एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस मूवमेंट और दीगर दहशतगर्द तंजीमें गैर रियासती अदाकार के ज़ुमरे में शामिल हैं। हुकूक इंसानी, ह्यूमन राइट्स, आलमगीरियत के दौर में हुकूक इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ एक अहम एजेंडा है, लेकिन ज़रूरी है कि हम इंसानी हुकूक के इम्तियाज़ को समझें, क्योंकि तरक्की याफ्ता ममालिक और तरक्की पज़ीर ममालिक में इंसानी हुकूक के नज़रियात में काफ़ी फ़र्क पाया जाता है। तीसरी दुनिया का मानना है कि माशी तरक्की के लिए शहरी व सियासी हुकूक और इनफरादी हुकूक के बजाय ख़ानदान और पूरे समाज व माशरे को ज़्यादा अहमियत देना चाहिए। मिसाल के तौर पर भारतीय दस्तूर ने समाजी इंसाफ पर बहुत ज़ोर दिया है, इसीलिए ग़िज़ा, मकान, लिबास, तालीम और सेहत को हर शहरी की बुनियादी ज़रूरत करार दिया है। मज़ीद ये दलील भी दी है कि इंसाफ की तक़सीम की ख्वाहिश पर बहुत गैर ज़रूरी ज़ोर दिया गया ताकि लोगों को आज़ादी के हुकूक हासिल हों, लेकिन फलाह के हुकूक को बहुत हद तक नज़रअंदाज किया गया है। इसीलिए ममालिक को हक़ हासिल होता है कि वो इंसानी हुकूक में मदाखलत करें। ये मदाखलत उनकी तारीख़, तहजीब, सियासत और मईशत में उनके मुताबिक की होती है। इस तरह इंसानी हुकूक में मगरबी नज़रियात का वसी इस्तेमाल लोगों के समाजी व सियासी हुकूक और आज़ादी के लिए किया जाता है। हमें अपनी ज़मीनी हकीकत को समझकर हुकूक इंसानी को तरजीह देना चाहिए। आइए इन मसाइल को समझते हैं कुछ मिसालों के ज़रिए से। भारत ने बहुत सी बैनुल-अक़वामी हिदायत, तंजीमों और कन्वेंशन पर दस्तखत किए हैं। WTO का मेंबर भी है, इसलिए उसे बहुत से उसूल व ज़वाबित को मानना पड़ता है। इसके अलावा उसे बैनुल-अक़वामी तिजारती मुआहिदों पर भी साबित कदम रहना पड़ता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के साथ भारत का दरियाए सिंध आबी मुआहिदा, बांग्लादेश से
فرخنا معاہدہ، یہ دونوں معاہدے دریاؤں کے پانی کی تقسیم کے بارے میں ہیں۔ پاکستان سے دریائے سندھ اور بنگلہ دیش جیسے دریائے گنگا کے پانی کی تقسیم کو معاہدہ کیا گیا ہے۔ اکثر ایمنسٹی انٹرنیشنل یا گرین پیس انسان دوست مسائل کو اٹھا کر مقامی حکومت پر دباؤ ڈالتی ہے۔ اسی طرح کشمیر میں ہو رہی حقوق انسان کی مسلسل پامالی پر ایمنسٹی انٹرنیشنل بھارتی حکومت پر تنقید کرتی رہتی ہے۔ جب چرنوبل کی آفت برپا ہوئی اور اس کی تابکاری کے اثرات یورپ تک پھیل گئے تو گویا یہ ماحولیاتی آفت کسی ایک قوم یا ایک ملک تک محدود نہیں رہی، مجبوراً تمام یورپی ممالک اکٹھا ہوئے اور یورپ کی آبادی کو اس کے برے اثرات سے محفوظ رکھنے کے لیے آپسی تعاون سے عملی اقدامات کیے۔ نرمدا بچاؤ آندولن نے عالمی بینک کی حمایت حاصل کرنے کے لیے اس سے رابطہ کیا تھا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ اتنا بڑا ڈیم نہ بنایا جائے۔ اس آندولن کے لوگوں نے اس مسئلے کو بین الاقوامی مسئلہ بنا دیا تھا۔ جب پورا اور کنڈون کولم میں بننے والے نیوکلیئر پاور پلانٹ کی زبردست مخالف سیاسی پارٹیوں اور این جی اوز نے کی، حالانکہ اس پروجیکٹ کی تعمیر کے لیے ضروری منظوری اور اجازت لی جا چکی تھی۔ درج بالا تمام معاملات میں ریاست کی اقتدار اعلیٰ کو چیلنج کیا گیا۔ ان میں سے کچھ چیلنج ریاست کے اندرونی اور کچھ بیرونی تھے۔ اسی لیے یہ دلیل پیش کی جا رہی ہے کہ دھیرے دھیرے ریاست کا کردار کم ہوتا جا رہا ہے۔ نجی شعبے کی اہمیت بڑھنے سے بھی معاشی دائرے میں بھی ان کا اختیار کم ہوتا جا رہا ہے۔ اقتدار اعلیٰ کے سیاسی دائرے میں گھریلو اور بین الاقوامی دباؤ کی وجہ سے ریاست کے اختیارات گھٹتے جا رہے ہیں۔ عالمگیریت کے دور میں ریاست کی اہمیت کتنی ہے؟ کیا اب بھی ریاست کا تصور اور اس کی خصوصیات باہمی مربوط ہیں؟ کیا ریاست کو فلاح و ترقی کی ایجنسی کا کام ترک کر دینا چاہیے؟ اب ہم ریاست کی خصوصیات کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اس کا ایک اہم عامل سرحد ہے۔ آج بھی ریاست کی سرحدیں قائم ہیں۔ ریاستیں اب بھی قومیت اور قومی یکجہتی کی باتیں کرتی ہے۔ خود مختار حکومتیں اب بھی قائم ہیں۔ یہ بھی سچ ہے کہ ریاست کے اختیارات میں کچھ کمی واقع ہوئی ہے۔ یہ کمی بین الاقوامی معاہدات اور ان بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے ہوئی، لیکن ریاست کے اختیارات اور اقتدار آج بھی قائم ہیں۔ نسلی قومیت کے عروج اور خودداریت کی مطالبے کی وجہ سے نئی ریاستیں وجود میں آ رہی ہیں۔ ہم نے پہلے دیکھے ہیں کہ نئی ریاستیں کیسے وجود میں آئیں۔ ریاست کا تصور ختم نہیں ہوا۔ ریاست ایک مضبوط، منظم اور پائیدار سیاسی ڈھانچہ ہوتا ہے۔